हरिपुर नाम के एक गांव में दिनेश अपनी पत्नी पार्वती और बेटा राजू के साथ रहता था। पार्वती दिनेश की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की मृत्यु राजू के जन्म के दौरान ही हो गई थी। इसलिए राजू के लालन पोषण के लिए दिनेश ने पार्वती नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। पार्वती राजू का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। देखते ही देखते समय बीत गया और अब राजू 5 साल का हो चुका था। एक दिन अचानक से पार्वती को चक्कर आने लगते हैं। डॉक्टर से इलाज करवाने पर पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर दिनेश, राजू और घर के सभी लोग बहुत खुश थे। इसी तरह 9 महीने बीत गए और पार्वती ने एक बहुत प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के बावजूद पार्वती ने राजू के प्रति प्यार कभी कम नहीं किया। वो राजू से अभी भी उतना ही प्यार करती थी। पार्वती अपने बेटे का नाम सूरज रखती है। सूरज और राजू धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक दिन पार्वती की माँ पार्वती से मिलने आती है और वो पार्वती से कहती है, अरे पार्वती, देख तो मेरा नाती कितना सुंदर है। हाँ माँ, तुम्हें पता है राजू बहुत ही अच्छे से अपने छोटे भाई सूरज की देखभाल करता है। पार्वती, ये सब तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्यों माँ, क्या हुआ? मैंने आखिर ऐसा क्या बोल दिया? बेटी, आज जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वही तुम्हारे लिए कल बुरा बन सकता है। और वैसे भी राजू तुम्हारी सौतन का बेटा है। तुम ये कभी मत भूलना कि तुम दामाद जी की दूसरी पत्नी हो। वो सारी जायदाद अपने बड़े बेटे राजू के नाम पर कर देंगे और तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। बेटी, अपने बेटे के हक के लिए सोचो। पार्वती अपनी माँ की बातें सुनकर विचलित हो जाती है। अब तो उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में दिनेश अपनी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ राजू को ना दे दे। अब पार्वती मन ही मन राजू को सबके मन में बुरा बनाने का प्रयास शुरू कर देती है। एक दिन की बात है, पार्वती राजू को पूरा दिन भूखा रखती है। उसने उसे सुबह से कुछ भी खाने को नहीं दिया था और रात होने पर वो अपने बेटे सूरज के लिए स्वादिष्ट हलवा लेकर जाती है। ये ले मेरा राजा बेटा, हलवा खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और कहता है, माँ, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा सा हलवा दे दो ना, मुझे भी हलवा बहुत पसंद है। राजू की ये बात सुन पार्वती को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अच्छा जी, हलवा चाहिए तुझे? मैंने सिर्फ सूरज के लिए हलवा बनाया था, अब खत्म हो गया है। और वैसे भी मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जब भी मैं अपने बेटे को खाना खिला रही होती हूँ तू नजर लगाने मत आया कर। लेकिन माँ, सुबह से आपने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। क्या कहा तूने? मैंने तुझे भूखा रखा है? क्या तू खुद किचन से खाना लेकर नहीं खा सकता? आज के बाद तू अपने सारे काम खुद ही करेगा। मैं तेरा कोई काम नहीं करने वाली। माँ सही कहती है, सौतेला बच्चा सौतेला ही होता है। राजू बड़ी मासूमियत के साथ अपनी माँ से खाना मांग रहा था, लेकिन पार्वती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और पार्वती का राजू के प्रति अत्याचार बढ़ता जा रहा था। अब तो पार्वती ने राजू का स्कूल भी बंद करवा दिया था। राजू भी बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी माँ उसे जो कहती थी वही करता था। पार्वती अपने बेटे सूरज को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेजती थी। स्कूल में सूरज ने गलत संगति पकड़ ली थी। वो बहुत बिगड़ गया था। वो बार बार अपनी माँ से पैसे मांगता था और पार्वती भी उसे बेझिझक पैसे दे दिया करती थी। लेकिन राजू पार्वती से जब भी कोई पैसे मांगता तो वो उसे फटकार देती थी। क्या कहा तूने? तुझे पैसे चाहिए? कोई काम धंधा तो तू करता नहीं है और जब पैसे चाहिए होते हैं तू मुंह उठाकर मेरे पास आ जाता है। तुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला। वैसे भी तू बड़ा हो गया है, जा और जाकर खेतों में काम कर। इस तरह समय बीतता गया और अब राजू और सूरज दोनों ही शादी योग्य हो गए थे। पार्वती ने राजू की शादी एक गरीब लड़की कजरी के साथ कर दी। कजरी भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो खूबसूरत के साथ साथ बहुत संस्कारी भी थी। शादी के बाद तो पार्वती राजू के साथ साथ उसकी पत्नी कजरी को भी परेशान करने लगी।
कुछ ही दिनों में सूरज ने भी अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली। एक दिन पार्वती अपने पति के साथ राजू के पास आती है और कहती है, सुन राजू, अब तेरी शादी हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि तू अब अपनी पत्नी को लेकर इस घर से निकल जाए। लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया माँ, जो आप हमें घर से निकाल रही हैं? इस घर के अलावा और हम कहाँ जाएंगे? पापा, आप तो कुछ समझाइए ना माँ को। दिनेश सर झुकाए चुपचाप खड़ा था। तभी पार्वती कहती है, इस तरह चिकनी चुपड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैंने एक बार कह दिया ना कि इस घर से निकल जा, तो मतलब निकल जा, समझा तू? राजू उदास मन से अपना सामान पैक कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर निकल जाता है। घर से बाहर जाते ही उसके पिता दिनेश उसे रोकते हुए कहते हैं, बेटा, मुझे माफ करना। मैंने पार्वती से शादी तेरी देखभाल के लिए की थी। कुछ दिन तो उसने तेरी देखभाल बहुत ही अच्छे से की, लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रूप दिखा दिया और आज उसने तो तुझे घर से ही निकाल दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा, मैं कुछ ना कर सका। तभी राजू की पत्नी कजरी कहती है, ससुर जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप केवल हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। बहू, इधर से जंगल की तरफ एक घर है जहाँ पर तुम्हारी माँ का बचपन बीता है। वो तुम्हारा पुश्तैनी घर है। ये लो उस घर की चाबी और वहीं रहना। शुक्रिया पिताजी। उसके बाद राजू और कजरी अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते वे दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी राजू कजरी से कहता है, कजरी, तुम यहीं बैठकर थोड़ा आराम करो, मैं कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। लेकिन इस घने जंगल में खाना ढूंढने आप कहाँ जाएंगे जी? रहने दीजिए, आप कहीं मत जाइए। कजरी, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। राजू अपने और कजरी के लिए कुछ फल तोड़कर लाता है। थोड़ा आराम करने के बाद दोनों फिर से चलने लगते हैं, क्योंकि रात होने से पहले उन्हें घर पहुंचना था। शाम होते होते उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उसे देखकर कजरी कहती है, सुनिए जी, कहीं ये वही घर तो नहीं जिसकी चाबी हमें पिताजी ने दी है? लेकिन कजरी, ये तो एक झोपड़ी है, ये हमारा घर नहीं हो सकता। पिताजी ने पुश्तैनी घर बताया था। देखिए, थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। मुझे लगता है आज रात को हमें यहीं रुकना चाहिए। हाँ कजरी, तुम सही कह रही हो। राजू और कजरी झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आवाज लगाने लगते हैं। तभी उनकी नजर झोपड़ी के दरवाजे पर लगे ताले पर जाती है। कजरी कहती है, अरे, इस झोपड़ी में तो ताला लगा है। सुनिए, आप उस चाबी से ये ताला खोलने की कोशिश कीजिए जो हमें पिताजी ने दी है। कजरी के कहे अनुसार राजू वैसा ही करता है। उसके पिता के दिए हुए चाबी से वो ताला आसानी से खुल जाता है। राजू को बहुत बुरा लग रहा था कि इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बावजूद उसके पिता ने उसको इतनी छोटी सी झोपड़ी दी है। उनके हिस्से में सिर्फ ये पुरानी सी झोपड़ी आई थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद वो दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर कजरी कहती है, मुझे तो ये वही पुश्तैनी झोपड़ी लग रही है जिसमें आपकी माँ का बचपन बीता है। देखिए, उस दीवार पर आपकी माँ की फोटो लगी हुई है। कजरी, जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारे लिए सब कुछ था। यहाँ देखो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हमारी जिंदगी बहुत मुश्किलों से बीतेगी। नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ पर आपकी माँ की यादें हैं, उनका आशीर्वाद है। हम यहाँ पर बहुत खुशी से रहेंगे, आप देख लीजिएगा। अगले दिन राजू और कजरी दोनों मिलकर उस झोपड़ी की साफ सफाई करते हैं। साथ ही वो बाहर आंगन की भी साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद वो जंगल में खाना ढूंढने निकल जाते हैं, क्योंकि वो झोपड़ी ऐसी जगह थी जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता था। कुछ ही देर में दोनों खाने का सामान लेकर वापस आते हैं। वो जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाते हैं, वो झोपड़ी को देखकर हैरान हो जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अब वो झोपड़ी अंदर से बिल्कुल राजमहल जैसी बन चुकी थी। वो एक जादुई झोपड़ी थी जिसके अंदर सारी सुख सुविधाएं थी और धन की तो भरमार थी। ये सब देख कजरी राजू से कहती है, अरे, ये झोपड़ी तो अंदर से बिल्कुल राजमहल जैसी हो गई है। हमने सुबह ही इसकी सफाई की थी, उस वक्त तो ये साधारण झोपड़ी थी। सच में कजरी, ये कैसा चमत्कार है।
तभी दोनों को एक आवाज सुनाई देती है जो किसी और की नहीं बल्कि राजू की माँ की थी। राजू, कजरी, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। तुम दोनों ने अपनी सौतेली माँ के आदेश का पालन किया और पिता की बात मानकर इस झोपड़ी में आ गए। बच्चों, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस झोपड़ी में साफ सफाई कर इसे इतना सुंदर बना दिया था, इसलिए मैंने इस झोपड़ी को जादुई झोपड़ी बना दिया है। अब तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और न ही तुम्हें यहाँ पर कभी धन की कमी होगी। अब राजू और कजरी खुशी खुशी अपने जादुई घर में रहने लगे थे। राजू ने बहुत सारे अनाथ बच्चों के संस्था में पैसे डोनेट किए और कई सारे बुजुर्ग जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया था उनकी जिम्मेदारियां उठाई। दोनों हर रोज बुजुर्गों से मिलने जाते थे ताकि उन्हें अपने बच्चों की कमी महसूस ना हो। इतना ही नहीं, राजू और कजरी हर जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे। वो जितना ज्यादा अच्छा काम करते थे, जादुई झोपड़ी उन्हें उतना ही पैसा दे देती थी। एक दिन अचानक से राजू का फोन बजता है और फोन पर वृद्धा आश्रम की मैनेजर गोपी उससे कहती है, हेलो, नमस्ते राजू जी। हमारे वृद्धा आश्रम में एक नया जोड़ा आया है जो कि मन से बहुत दुखी लग रहे हैं। अगर आप और कजरी जी यहाँ आकर उनसे बात करेंगे तो उन्हें शायद अच्छा लगेगा। जी ठीक है, थोड़ी ही देर में हम दोनों वहाँ पहुँचते हैं। राजू अपनी पत्नी कजरी के साथ तुरंत उस आश्रम में पहुंचता है और उन बुजुर्ग जोड़े के पास जाकर उनसे कहता है, नमस्ते माँ जी, नमस्ते पिताजी। राजू की आवाज सुनते ही तुरंत दिनेश और पार्वती पीछे मुड़कर देखते हैं। हाँ, वो दोनों बुजुर्ग जोड़ा कोई और नहीं बल्कि दिनेश और पार्वती ही थे। जिस दिन पार्वती ने राजू को घर से निकाला था उसके कुछ ही दिन बाद सूरज ने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली थी और अपने माता पिता से घर के सारे काम करवाने लगा। बुढ़ापे में जब वो दोनों काम करने लायक नहीं रहे तो उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी हालत में पार्वती और दिनेश वृद्धा आश्रम आ पहुँचे। अब पार्वती को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल की। राजू को देखते ही पार्वती रो पड़ती है और कहती है, राजू, कजरी, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा, कभी मुझे पलटकर जवाब तक नहीं दिया और मेरे एक बार कहने पर घर तक छोड़ दिया और मेरा अपना बेटा जिसने हमारी जिंदगी बद से बदतर बना दी। ऐसा कहकर पार्वती जोर जोर से रोने लगती है। तभी राजू कहता है, नहीं माँ, ऐसे रोते नहीं हैं। जो होना था वो हो गया, अब आप दोनों हमारे साथ रहिएगा। राजू और कजरी अपने माता पिता को लेकर अपने साथ अपनी माँ की जादुई पुश्तैनी झोपड़ी में आ जाते हैं। उस दिन के बाद से वो लोग खुशी खुशी रहने लगे और दूसरी तरफ सूरज ने जुए के नशे में सारी प्रॉपर्टी गवा दी। इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई और वो इधर उधर भटकता रह गया। चुनमुन एक प्यारी और बहुत ही समझदार लड़की थी। गरीब होने के बावजूद भी चुनमुन हंसी खुशी अपनी माँ जानकी के साथ जीवन बिता रही थी। चुनमुन की माँ जानकी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। हर माँ की तरह जानकी का भी एक सपना था कि उसकी बेटी भी पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने और गांव का नाम रोशन करे। इसलिए अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए जानकी दिन रात खूब मेहनत करती। चुनमुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। चुनमुन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करती थी। लेकिन इस बात से आलिशा बहुत जलती थी। आलिशा चुनमुन की कक्षा में पढ़ती थी। आलिशा बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो अक्सर चुनमुन की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब चुनमुन अपनी कक्षा में पहुंची, तब आलिशा कक्षा की बाकी लड़कियों के साथ चुनमुन का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे यार, पता नहीं ऐसे फटीचर और भिखारियों के स्कूल में दाखिला कैसे मिल जाता है। तुमने सही कहा, पता नहीं इसे टीचर कक्षा में बैठने कैसे देती है। छी, इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे हैं और फटे हुए हैं। इसे देखकर तो लगता है ये कई दिन से नहाई भी नहीं होगी। छी, कितनी बदबू आ रही है। इस तरह आलिशा चुनमुन का खूब मजाक उड़ाया करती थी।
लेकिन चुनमुन इन सब बातों को अनदेखा कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, क्योंकि उसे पढ़ लिख कर अपनी माँ का सपना पूरा करना था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक सुबह चुनमुन अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ जानकी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई? माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटी, क्या हुआ? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं माँ, दरअसल मेरी स्कूल ड्रेस बहुत पुरानी हो चुकी है और कई जगह से फट भी चुकी है। टीचर ने नई यूनिफॉर्म पहनकर आने के लिए कहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हारे लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म आज जरूर ले आऊंगी, क्योंकि आज मुझे पगार मिलने वाली है। माँ की बात सुन चुनमुन मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर जानकी काम करने बंगले पर पहुँची और जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाकर मालकिन कलावती से बोली, मालकिन, घर का सारा काम हो गया। अच्छा, तो एक काम कर, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरा सर दबा दे। ठीक है मालकिन। ये कहकर जानकी मालकिन का सर दबाने लगी। सर दबाते हुए आधा घंटा बीत गया। तब जानकी हिचकिचाते हुए बोली, मालकिन, मुझे आज पैसे दे दीजिए। पैसे? कैसे पैसे? अभी तुझे आए 1 हफ्ता ही तो हुआ है। नहीं मालकिन, मुझे यहाँ काम करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। ज्यादा तेज बनने की जरूरत नहीं है, मैं तो जैसे गरीब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। चल जाए यहाँ से, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2-4 दिन रुक कर मिलेंगे। इतना सुनते ही जानकी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देख मालकिन गुस्से से बोली, अपनी नौटंकी बंद कर और जा यहाँ से, जाकर मातम बाहर मना। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। तुझे कितनी बार कहा है, लेकिन तुझे समझ ही नहीं आता। माफ करना मालकिन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर जानकी दुखी मन घर की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में चलते चलते जानकी सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी के लिए नई यूनिफॉर्म कहाँ से लेकर जाऊंगी? बेटी मेरी राह देख रही है, घर जाकर अपनी बेटी को मैं क्या जवाब दूंगी? जानकी ये सोचते हुए सड़क पार कर रही थी। तभी तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसके दोनों पैर बुरे तरीके से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोग फौरन जानकी को नजदीकी अस्पताल ले गए। चुनमुन को जब इस बात का पता चला, वो भागते हुए अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है ना? तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनके दोनों पैर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गए हैं। अब वो कभी चल नहीं पाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही चुनमुन बेड पर लेटी हुई अपनी माँ जानकी से बोली, माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तेरे लिए नई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं ला पाई। अब तो मैं पैरों से लाचार हो गई, मैं अब काम पर नहीं जा पाऊंगी। मुझे बड़ी चिंता हो रही है बेटी, अब घर का खर्चा और तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? क्यों मुझे इतना लाचार कर दिया? ये कहते हुए जानकी रोने लगी। तब चुनमुन माँ को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ माँ, ऐसा नहीं कहते। आपके सिवा मेरा है ही कौन? मैं आपका ध्यान रखूंगी, आप फिर से पहले की तरह चल सकेंगी माँ। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूंगी और आपका अच्छे से अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। ये कहते हुए चुनमुन माँ को दिलासा देने लगी। फिर 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चुनमुन माँ को घर ले आई। उसके बाद काम की तलाश में निकल पड़ी। पूरे दिन इधर उधर भटकने के बाद भी चुनमुन को कहीं काम नहीं मिला। थक हार कर चुनमुन एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं काम ही नहीं मिला। घर पर राशन भी खत्म हो गया है और माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। उन्हें भी भूख लग रही होगी। अब मैं उनके खाने के लिए क्या ले जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। चुनमुन ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे पेड़ों पर लगे हुए फल दिखाई दिए। ये देख चुनमुन के मन में ख्याल आया, मैं एक काम करती हूँ, पेड़ में लगे ताजे फल तोड़कर माँ के लिए ले जाती हूँ। ये कहते हुए चुनमुन आसपास लगे पेड़ों में से फल तोड़ने लगी। फिर तोड़े गए फलों को एक कपड़े में बांधकर चुनमुन घर की ओर जाने लगी। तभी उसे रास्ते में एक लड़की और एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। रोते हुए वो लड़की चुनमुन से बोली, दीदी, हमारी मदद करो,
मेरी बोली माँ, और मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो ना, बड़ी भूख लगी है। हाँ बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा। दोनों की बात सुनकर चुनमुन को उन पर दया आ गई और तोड़े हुए सारे फल उन्हें खाने के लिए दे दिए। और वहाँ से जैसे ही वो जाने लगी तभी वो बूढ़ी औरत बोली, रुको बेटी, तुमने हमें खाने के लिए फल दिए, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ये कुछ स्ट्रॉबेरी के बीज है, इसे तुम रख लो। इन बीजों को ले जाकर खुले स्थान पर बो देना, शायद इससे तुम्हारी सारी समस्याओं का हल हो जाए। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत और वो लड़की अदृश्य हो गई। अरे वो दोनों कहाँ गई? अभी तो यही थी। ये कहते हुए चुनमुन स्ट्रॉबेरी के बीजों को लेकर घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी औरत और लड़की दोनों सुंदर परियों में बदल गई। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगी। रानी परी जी, आज आपने उस लड़की को जादुई स्ट्रॉबेरी के बीज देकर उसकी सारी समस्या दूर कर दी। हाँ, मुझे भी उस लड़की की मदद करके बहुत अच्छा लग रहा है। वो सच में बहुत ही नेक और दयालु लड़की है। चलो अब परिलोक वापस लौट चलते हैं। कल फिर किसी जरूरतमंद और नेक इंसान की मदद करने पृथ्वीलोक वापस आएंगे। ये कहते हुए रानी परी अपने सेविका परी के साथ परिलोक वापस लौट गयी। उधर पृथ्वीलोक में चुनमुन ने स्ट्रॉबेरी के बीजों को ले जाकर खुले स्थान पर बो दिया। फिर थोड़ी ही देर में चारों तरफ बड़े बड़े स्ट्रॉबेरी की फसल उग गई। ये देख चुनमुन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे वाह, इतनी बड़ी और रसीली स्ट्रॉबेरी मैंने आज तक नहीं देखी। मैं एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर माँ को खिलाती हूँ, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहते हुए चुनमुन ने खुशी खुशी एक स्ट्रॉबेरी तोड़कर अपनी माँ के पास ले गई और उन्हें सारी बात बताई। इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी देखकर जानकी भी हैरान रह गई। अरे बेटा, मैंने इतनी बड़ी स्ट्रॉबेरी पहले कभी नहीं देखी। हाँ माँ, मुझे लगता है उस बूढ़ी औरत के रूप में मेरी मदद करने के लिए कोई फरिश्ता आई थी। अब तुम देखना, मैं इन स्ट्रॉबेरी को बाजार में बेचने जाऊंगी और पैसे कमाकर आपका एक बड़े अस्पताल में इलाज करवाऊंगी। लो माँ, ये स्ट्रॉबेरी खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। स्ट्रॉबेरी खाते ही चुनमुन की माँ जानकी एकदम स्वस्थ हो गई। उनके दोनों पैर ठीक हो गए। ये देख जानकी खुशी से झूम उठी। देखो बेटी, मेरे दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो गए। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। सच में वो दोनों कोई फरिश्ता ही होगी जिसने तुम्हें ये जादुई बीज दिए। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। हाँ माँ, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा माँ, तुम आराम करो, मैं खेत में लगे सभी स्ट्रॉबेरियों को तोड़कर बाजार में बेच कर आती हूँ। उसके बाद चुनमुन उन सभी स्ट्रॉबेरी को ठेले में भरकर उन्हें बाजार बेचने गई। उन स्ट्रॉबेरी का आकार देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर देखते ही देखते चुनमुन की सारी स्ट्रॉबेरी बिक गई। पहले ही दिन की बिक्री में चुनमुन ने ढेर सारे पैसे कमाए। वो खुशी खुशी घर लौटी और अपनी माँ से बोली, माँ देखो, मैंने आज एक ही दिन में कितने ढेर सारे पैसे कमाए। लगता है अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। फिर अगले दिन से चुनमुन रोज खेत में से स्ट्रॉबेरी तोड़कर बाजार में बेचने लगी और कुछ ही दिनों में स्ट्रॉबेरी बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर एक सुंदर सा घर खरीदा। अब उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही महीनों में देखते ही देखते चुनमुन गांव की सबसे अमीर लड़की बन गई। दूसरी तरफ चुनमुन की तरक्की देख आलिशा को बहुत जलन होने लगी और उसे एक दिन जादुई स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में पता चल गया। फिर मौका पाकर आलिशा चोरी छुपे स्ट्रॉबेरी के खेत में जा पहुंची। मैं उस भिखारन को गांव की सबसे अमीर लड़की नहीं बनने दूंगी। मैं सारी जादुई स्ट्रॉबेरी चुराकर अपने खेत में लगाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। इतना कहकर आलिशा जैसे स्ट्रॉबेरी को तोड़ने लगी, तभी स्ट्रॉबेरी के खेत में अचानक से धुआं भर गया। अरे ये धुआं कहाँ से आ गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना बोलते ही एक अदृश्य शक्ति आलिशा की पिटाई करने लगी। आह, मर गई रे। कौन है यहाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम जो कोई भी हो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। देखा तूने लालच करने का नतीजा। अब भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार कर तुझे मैं मोर बना दूंगी।
डर के मारे अलीशा जान बचाकर वापस घर लौट आई। फिर उस दिन के बाद से अलीशा जादुई स्ट्रॉबेरी के खेत में जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ चुनमुन और उसकी माँ जानकी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगी।